questions based on the addition of vector, and then we'll discuss the second law of vector addition, which is called as parallelogram law. So before we proceed with the parallelogram law, first let us solve one or two more questions based on the formula under root a square plus b square plus 2ab cos theta, right? तो चलो एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. सर एक क्वेश्चन है, आई एम राइटिंग दिस क्वेश्चन ऑन माय स्क्रीन, प्लीज सी दिस. पहले आप क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो, नोट करो, एंड देन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज दिस वे. Two forces of, या ऐसे लिख लो, two forces equal to P and 2P acts on a particle if the first force is doubled. The first force is doubled means P is doubled, and the second is increased by 20, and the second is increased by 20. Remember, whenever it is said कि it is increased by 20, ये increase किया है आपने, मतलब 2p को आपने 20 से increase करा है. This means that you have added 20 with 2p. 2p के साथ आपने 20 को add किया, ये मतलब है इसका. So the second is increased by 20. The direction of resultant is unaltered. The direction of resultant is unaltered. तो आपको पता करना है कि find value of P. I'll read out this question for you again. Two forces equal to P and 2P acts on a particle if the first force is doubled and the second force is increased by 20. The question is कि the direction of resultant remains unaltered, then what is the value of P? मतलब अगर आप P और 2P को ऐड करो, है ना, if you add up P and 2P, तो जो आपको इस केस में रिजल्टेंट की डायरेक्शन मिलती है, the same resultant or the same direction you get when you add the increased value of P and 2P. ठीक है, तो इस केस में आपको ये बताना है कि P की वैल्यू क्या है. इसका मतलब समझ में आया सबको कि भाई अगर आपने P और 2P को ऐड किया तो इसका रिजल्टेंट आएगा और इसके रिजल्टेंट की कोई डायरेक्शन होगी. ठीक है, तो मैं आपको दोनों सिचुएशन समझाता हूं. लेट्स से दिस इज P एंड दिस इज योर 2P. मान लो ऐसा, आई एम अज्यूमिंग दिस, एंड लेट्स से दिस इज द रिजल्टेंट इन दिस केस, राइट. तो ये इसका कुछ एंगल बन रहा होगा विद द हॉरिजॉन्टल, लेट दैट एंगल बी अल्फा. अब हमने क्या बोला कि इन द सेकंड केस व्हाट यू आर डूइंग, यू आर मेकिंग दिस 2P डबल एंड यू आर इंक्रीजिंग 2P by 20. मतलब 2P को 20 से बढ़ा दो, मतलब इंक्रीज बाय 20 मींस यू नीड टू ऐड 20 विथ 2P. तो इस केस में रिजल्टेंट मिलेगा, अगेन यू विल गेट अ रिजल्टेंट, राइट. तो ये रिजल्टेंट कुछ होगा, वैल्यू वुड बी समथिंग r डैश. बट अभी भी आपसे कहता है कि जो डायरेक्शन है ना, इफ इट वाज इनिशियली इट वाज अल्फा, तो अभी भी ये डायरेक्शन इज स्टिल अल्फा. अभी भी डायरेक्शन की जो वैल्यू है दैट इज अल्फा. क्लियर. तो आपका क्वेश्चन ये कि सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P. डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? प्लीज स्पीक. Yes, सबको क्वेश्चन क्लियर है सर? कि आपने दोनों केस में जो आपकी वैल्यू है वो डायरेक्शन की दैट रिमेन सेम. तो बेटा कुछ नहीं करना, वी जस्ट हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ द डायरेक्शन. देखो मैं ये कह सकता हूं इस वाले केस में व्हेन वी हैव टू वेक्टर्स P एंड 2P, मैं P को A मान सकता हूं. अगर आप देखो अपना जो डायग्राम कल हम लोगों ने बनाया था टू ऐड द टू वेक्टर्स, यस तो मैं सर. A की वैल्यू को P कह सकता हूं. यहाँ पर A की वैल्यू 2P हो गई और B की वैल्यू 2P प्लस ऑफ 20 हो गई. ठीक है, यस एस एस लेफ्ट, पता नहीं ये कौन था. एनीवेज, तो ये हम इसको फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो ऐसे कह सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू B sin थीटा. So what is the value of B here? So that would be equal to 2P multiplied by sin theta, where theta is the angle between the two vectors, which is not given to me in the question, right?
तो इसको आप मान लीजिए कि ये दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे आप, p plus 2p cos theta. This will be the value of direction of the first case. Similarly, अगर दूसरे केस में हम देखें तो tan अल्फा को हम क्या लिखेंगे, tan अल्फा को हम क्या लिखेंगे, b sin theta. अब b की वैल्यू कितनी है, 2p plus of 20 multiplied by sin theta divided by 2p plus 20 cos theta. सर, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये जो मैंने Yes, लिखा sir. ये फर्स्ट केस में और ये सेकंड केस में, Yes, बिकॉज sir. क्वेश्चन में कह रहा है सर आपसे कि डायरेक्शन रिमेन सेम, डायरेक्शन डजंट चेंजेस व्हेन यू चेंज द वेक्टर. तो इसलिए डायरेक्शन अगर पहले हमने अल्फा कहा था tan तो उसका tan ऑफ अल्फा, और सेकंड वाले केस में भी हम डायरेक्शन को अल्फा ही कहेंगे, तो उस केस में भी tan ऑफ अल्फा. तो दीज टू आर इक्वल, राइट, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बोथ दीज इक्वल. तो इसको हम फाइनली इक्वेट करेंगे, बट प्लीज आप यहां तक नोट कर लो. सर यहां तक नोट कर लो. इज इट डन? Yes, sir. No, सर sir. मैं इसको, अच्छा, Sir. ओके. तो मूविंग ऑन, अब देखो सर ये दो, ओके बेटा, Done, sir. ओके. मूविंग ऑन, अब देखो कुछ नहीं करना, you just equate the right side of both the equations. So you will write it as 2p sin theta upon p plus 2p cos theta. This was your one of the equation, and you will equate it with the second one, which is 2p plus 20 sin theta. तो मैं साथ साथ एक काम कर रहा हूँ कि मैं इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ साथ साथ, 2p sin theta plus 20 sin theta, because the second what you are having, the second term that you are having is 2p plus of 20 multiplied by sin theta. So you can multiply this 2p with sin theta and this 20 also with sin theta. So you will write it as 2p sin theta plus 20 sin theta. Similarly, denominator में देखो, 2p will be multiplied by cos theta and 20 will also be multiplied by cos theta. तो denominator में क्या आ जाएगा सर? तो in the denominator you will get this as 2p plus of 2p times of cos theta plus of 20 times of cos theta. This way you will get, right? अब सर मैथमेटिक्स है, यू हैव टू जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो टेक द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड सॉल्व द रिजल्ट. ठीक है, मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो सर, ये पूरा टर्म विल बी मल्टीप्लाइड विद 2p sin थीटा और ये पूरा टर्म विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस होल टर्म. ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता होगा आपको. तो लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई दिस टर्म्स. तो 2p sin थीटा को पहले 2p से मल्टीप्लाई करो तो दिस विल बिकम 4p स्क्वायर sin theta plus again 2p sin theta will be multiplied with 2p cos theta, so this will become 4p square sin theta cos theta plus this 20 will be multiplied with 2p, so this will become 40p sin theta cos theta. This whole will be equal to what? So this whole will be equal to, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. आई होप आपको मल्टीप्लीकेशन आता होगा. फर्स्ट यू विल मल्टीप्लाई ईच टर्म विथ p, तो ये हो जाएगा 2p स्क्वायर sin theta plus of 20p sin theta plus of this will become 2p cos theta और ये तो ये हो जाएगा 4p square cos theta and the last term is 40p
Sin theta cos theta. Anybody is having any kind of problem in the multiplication part? Multiplication is clear to all, please respond. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, तो अगर आप देखो तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? Anything on the left and right is cancelling out. So you can see that 40p sin theta cos theta, 40p sin theta cos theta will cancel out. ठीक है, on Sir. either side. हाँ जी, The 4p square sin theta cos theta. 4p square sin theta cos theta है, 4p square, yes. Thank you. This is sin theta cos theta. Okay, so 40p sin theta cancels out on both sides. This 4p square sin theta cos theta, 4p square sin theta cos theta will also get cancelled out on either Yes, side. sir. ठीक है, तो finally what we will have, we'll only have this value. On the left we will have 4p square sin theta. इस 2p square को इधर ले आओ तो minus of 2p square sin theta is equal to, I can write it as 20p sin theta. ठीक है, this I'll get right after simplifying this. So this can be written as 2p square sin theta is equal to 20p sin theta. Again, sin theta will cancel out by sin theta. 1p will cancel out by p. So p, the value of p will come out to be 10. This is the value of p. I hope it is clear to all, right? Yes, sir. Yes, sir. कुछ नहीं करा हमने बेटा, बस सिंप्लीफाई करा. We have just cross multiplied and simplified the equation, and we will finally get p is equal to 10. So this was the question. Basically question ये था कि when we changed the individual vector, तो direction remains the same. ठीक है, ये question का part था. It will not be necessary always. If you change the two vector, direction will also change. Right? Direction of resultant will also change. It may or may not change depending on question. ठीक है, तो ये मत कह देना कि भाई if you will change the two vector then direction will never change. ऐसा नहीं है. Direction of resultant will may change or may not change, right? ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन विल नॉट चेंज, राइट? तो यहां तक नोट कर लो, तो आगे बढ़ते हैं. एक और क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं. एक और क्वेश्चन कराऊंगा सर. सर ये नोट कर लेना, तो बताना मुझे, so that we solve the last question related to this. Sir, done. Done, sir. Okay, I am erasing this. Mauna, I am erasing it. Wait. Oh, hurry up, Mauna. Done, Alvira, sir. done. Yes, Okay, sir. Mauna. Done. Okay, Yes, I am sir. erasing now. Okay, moving on. Moving to the next question. This question was asked in some entrance exam. अभी तो वो entrance नहीं होता. अभी तो the whole entrance has become only one, जिसको हम JEE कहते हैं, IIT JEE. But earlier there used to be two different entrance exams for engineering. एक होता था IIT और IIT के नीचे होता था एक AIEEE. तो IIT was different and AIEEE was different, है ना, earlier. अब दोनों को कंबाइन कर दिया गया है. तो जब AIEEE होता था, AIEEE कहते थे इसको, AIEEE, you may find this name, ठीक है, written somewhere. तो AIEEE का मतलब होता था ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, और एक होता था IIT. तो सबसे सुपीरियर तो हमेशा IIT था. उसके बाद ये AIEEE होता था. इसके थ्रू एडमिशंस होते थे डिफरेंट कॉलेजेस में. NIT सुना होगा आप लोगों ने, NIT एंड डिफरेंट कॉलेजेस, राइट? और IIT Yes, sir. का जो एंट्रेंस होता था, IIT का जो एंट्रेंस होता था, इसके थ्रू IIT में एडमिशन होता था. बट अब क्या हो गया है, अब ये दोनों कंबाइन हो गए. ठीक है, वो एक ही एग्जाम होता है और उसी के रैंक के बेसिस पे यू आइदर गेट NITs, यू गेट IITs और यू गेट डिफरेंट कॉलेजेस, राइट? तो खैर मैं ये बता क्यों रहा हूँ, बिकॉज द क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन AIEEE. ठीक है, जब AIEEE होता था इन द ईयर ऑफ 2002, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड. ठीक है, ये AIEEE में पूछा गया था इन द ईयर ऑफ 2002. मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ. द सम ऑफ क्वेश्चन ऐसे है सर, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड of two forces
acting at a point is 18 Newton. Means the two forces are acting at a point, but the sum of their magnitudes without direction is 18 Newton, right? And the magnitude of their resultant and the magnitude of their resultant is 12 Newton. ठीक है? सर आपकी वॉइस लैग कर रही है. अच्छा, वेट अ मिनट. No, Taira, this is not the assignment question. This is the question that we will solve just now. ठीक है, तो मैं चुप इसलिए हो गया था because my voice was lagging because of some internet issue maybe. ठीक है, तो इसलिए मैं चुप हो गया था. बट अब आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? Yes, sir. You people can hear me now? Okay. Yes, sir. ये क्वेश्चन है सर जो अभी हम सॉल्व करेंगे. द क्वेश्चन इज द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस acting at a point is 18 Newton and the magnitude of the resultant is 12 Newton. If the resultant makes an angle of 90 degree with the force of a smaller magnitude, what are the magnitude of two forces? देखो, मैं पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा. लिसन टू मी वेरी क्लियरली. सर, दिस क्वेश्चन कंटेन्स 3 इंफॉर्मेशन. इस क्वेश्चन में तारिक भाई इस क्वेश्चन में टोटल वी हैव 3 इंफॉर्मेशंस. ठीक है, और क्या क्या इंफॉर्मेशन है? हु इज दिस जॉनी शेख? एनीवेज, इस क्वेश्चन में वी आर हैविंग 3 इंफॉर्मेशन, राइट? एंड व्हाट आर दोस 3 इंफॉर्मेशन? पहला इंफॉर्मेशन है कि द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इज 18 न्यूटन. इसका क्या मतलब है? इसका देखो, दो बातें अलग अलग होती हैं. मैं आपसे कहूं मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर, इसका मतलब अलग है. और अगर मैं आपसे कहूं द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, ये दोनों का मतलब अलग है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं. मैं अगर आपसे कहूं द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, ये एक चीज होती है. ऑफ टू वेक्टर्स, ये एक बात हो गई. अच्छा, इसी में दूसरी बात मैं आपसे कहूं कि द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, सर ये दोनों सेंटेंसेस अलग हैं सर. दे डजंट मीन द सेम. इन दोनों की मीनिंग अलग है. यहां आपने लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ सम और यहां आपने लिखा है सम ऑफ मैग्नीट्यूड. दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. बात समझ में आ रही है आपको? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मैं दो वेक्टर को ऐड करूं, मतलब उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड को, तो उस केस में मैं लिखूंगा द मैग्नीट्यूड ऑफ सम. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? कि अगर मैं दो वेक्टर, yes, I'm repeating this again. If you add the magnitudes of two vectors only, तो उसका मतलब है magnitude of sum. नहीं आई बात समझ में? Sir, understood. देखो, if you'll have two vectors, so those vector will have magnitude as well as direction, right? If you only add their values, तो ये है magnitude of sum. और आपने उनको वेक्टोरियली ऐड किया, तो जो रिजल्ट आया उसका मैग्नीट्यूड अगर हम कंसीडर करें तो दिस इज दिस. क्या मतलब हुआ? इसको अब मैं मैथमेटिकली इक्वेशन में समझाऊं तो शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा. मान लो लेट द टू वेक्टर्स आर ए एंड बी. मान लो लेट टू वेक्टर्स
वेक्टर्स आर ए एंड बी, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर ए एंड बी। क्लियर हो गई बात? तो अगर ये दो वेक्टर हैं ए एंड बी, तो इसका मैग्नीट्यूड मैं कह सकता हूं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ए एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज बी। इसका मतलब ये जो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन से a प्लस बी इज इक्वल टू 18। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। भाई आपने किसको ऐड किया? आपने सिंपली a प्लस बी कर दिया। Yes. a प्लस बी मतलब सिर्फ Yes. मैग्नीट्यूड्स का सम लिया, तो मैग्नीट्यूड्स का सम कितना आया है? 18 आया है। दिस इज योर वन इक्वेशन दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में क्या कहता है? मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, मतलब कि अगर आप इसको, आप दो वेक्टर को कैसे ऐड करते थे? अगर उनको आप ऐड करो वेक्टोरियली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab cos थीटा, तो रिजल्ट आएगा ना। ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू 12 है। दिस इज द सेकंड इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? प्लीज जस्ट रिस्पॉन्ड। Yes, sir. इसमें किसी को कोई इशू? यस सर। ठीक है, यहां तक नोट करो, आगे बात करते हैं। नो भाई सर। ठीक है, दोनों का अगर मैग्नीट्यूड ऐड करते हैं हम तो 18 आता है, और दोनों को वेक्टोरियली ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आ रहा है ना, उसका मैग्नीट्यूड 12 है। ये दो चीजें मिली हमें। एक और इंफॉर्मेशन है, पहले यहां तक आप नोट कर लो। कर लिया सर? सर मुझे लेकिन ये समझ नहीं आया कि आपने सेकेंड इक्वेशन मतलब ये क्यों करा? अच्छा, ये इसलिए करा बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन के द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिजल्टेंट बेटा? सर रिजल्टेंट आर मींस वही अंडर रूट R, ए स्क्वायर प्लस बी ऑफ स्क्वायर। कोर्स राइट। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा की जो वैल्यू है ना, वो कितनी गिवन है? 12 गिवन है। देखो, दिस इज द वैल्यू ऑफ r, अच्छा ओके ठीक है। The value of r is 12. ओके Yes, you don't have the value of a and b, but the value of r is given to you, which is 12. तो r की जगह हमने 12 रख दिया। अब we move to the last statement and last information। देखो, आपसे कहता है कि if the resultant makes an angle of 90 degree with the force of a smaller magnitude, resultant makes an angle of 90 degree, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि this 90 degree is the angle that the resultant is making। मतलब can you call it as the direction of the resultant? Yes, sir. सबको मेरी बात समझ में आई? आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि the resultant makes an angle of 90 degree with the force of a smaller magnitude। मतलब जो रिजल्टेंट एंगल बना रहा है ना 90 डिग्री का, वो रिजल्टेंट का डायरेक्शन ही तो कहलाएगा ना। मतलब ये सर, अच्छा इसमें आगे जो इसने लिखा है स्मॉलर मैग्नीट्यूड, इसका क्या मतलब है? तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट ये बात आपको क्लियर हो गई कि रिजल्टेंट की हमें डायरेक्शन गिवन है। अब देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये आपसे ये कहता है कि जैसे मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो आउट ऑफ ए एंड बी दोनों में से कोई एक ग्रेटर होगा और कोई एक स्मॉलर होगा, यही तो होगा। दोनों की वैल्यू इक्वल है, ये तो नहीं बोला गया है। ओके जानवी, आई विल चेक इट। यस जानवी, योर आंसर इज करेक्ट, योर आंसर इज करेक्ट जानवी। एनीवेज, तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो इसकी वैल्यू सेम भी हो सकती थी इक्वल, और सेम नहीं भी हो सकती है। तो मान लो लेट, अगर मैं अज्यूम कर लूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टेटमेंट कि लेट ए इज लेस देन बी, तो आपसे कह रहा है कि जो रिजल्टेंट आएगा ना इन दोनों का, वो ए के साथ 90 डिग्री बनाएगा। सर आपको कैसे पता है ए के साथ 90 डिग्री बनाएगा? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द वेक्टर ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, और मैंने किसको स्मॉलर माना है? ओके तायरा, गुड, योर आंसर इज करेक्ट। मैंने किसको स्मॉलर माना है? मैंने ए को स्मॉलर माना है, तो इसलिए मैंने 90 लिख दिया। तो इसका मतलब है कि एक इंफॉर्मेशन ये आ गई सर कि tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, ध्यान से सुनिएगा, अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये आपको दिख रहा है। तो tan ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी लिखोगे बेटा? तो अल्फा की वैल्यू 90 लिखोगे। हाँ ना, बोलो बेटे। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इसका मतलब आप क्या लिखेंगे सर? tan 90 इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इसका मतलब आप यहां से लिख सकते हैं tan 90 होता कितना? इन्फिनिटी, ठीक है। tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है बेटे।
तो b sin theta upon a plus b cos theta means you can write this as a plus b cos theta is equal to b sin theta upon infinity. If you divide a number by infinity, it becomes 0. इसका मतलब you can write a plus b cos theta as equal to 0. This is my third equation. This you will write it as equal to 0. This is my third equation. अब from all these three equations, we will find the values of a and b. आप तो पहले ये बताओ, अब rest is the simplification. मुझे आप ये बताओ कि आपको यहां तक की बात क्लियर है? Yes, आपको sir. तीनों I hope everyone understood all these three equations, right? Yes, अब sir. इससे हम सॉल्व करके फाइनल आंसर लाएंगे, तो यहां तक जल्दी से नोट करो, मुझे बताओ, सो दैट हम इसको फर्दर सॉल्व करें. सर यहां तक नोट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा. ये आईफोन 11 से कौन कनेक्टेड है? आईफोन 11 इस नाम से कौन कनेक्टेड है? कैन आई नो योर रियल नेम? आईफोन 11. अच्छा बेटा, यहां तक नोट कर लिया? Yes, sir. Sir, please Sir. wait. ओके, आई एम वेटिंग. मौना. Yes, sir. Sir, we're using the triangle law only. Yes, of course. We are. See, there is no such difference between parallelogram law and triangle law as far as equation is concerned. The only difference between the two law is of arrangement of two vectors. ठीक है? So don't worry. आपको दोनों लॉ का मतलब जो रिजल्ट आता है वो सेम है, तो इसलिए आप उस पर अभी टेंशन नहीं लो. So, sir, इस वाले diagram में. जी. So, sir, this वाला diagram. इस वाला डायग्राम बेटा थोड़ा तेज बोलो. Sir, I got confused with the diagram. Okay, you may have confusion with the diagram because this is actually this whole concept cannot be shown by triangle law diagrammatically. It should be shown by parallelogram law diagrammatically, but because we haven't understood the concept of parallelogram law yet, it is yet to be discussed. That is why I am trying to show this by parallelogram. नहीं आई बात समझ में? हेलो Yes, sir. सर, एक्चुअली में ना ये जो रिजल्ट है ना वो पैरेललोग्राम लॉ से ज्यादा बेहतर शो होगा डायग्रामेटिकली. एक्चुअली में ये दो वेक्टर्स ऐसे होंगे ना, ए और बी ऐसे होगा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ना वो ऐसे 90 डिग्री पे आएगा. ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम लॉ से ज्यादा क्लियरली ऑब्जर्व होगा डायग्रामेटिकली. बट अभी हमने पैरेललोग्राम लॉ डिस्कस नहीं किया है, तो अभी तो सिर्फ ऐसे ही समझ लो, इक्वेशन के फॉर्म में चीजों को समझ लो. वी कैन नॉट ड्रॉ द एग्जैक्ट डायग्राम राइट नाउ. ठीक है सर? Okay, sir. ओके, मूविंग ऑन, लेट अस सिंप्लीफाई द होल इक्वेशन. अब आप इक्वेशन सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन टू हमारा क्या था? दिस वाज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab cos थीटा. अब मैं इक्वेशन सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. तो सर मैंने इक्वेशन 2 को स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. अगर यू विल स्क्वायर द इक्वेशन 2 बोथ साइड्स, तो यू विल गेट इट एज 144 is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta. Tell me yes or no. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. अब मैं आपको जो बता रहा हूं वो सुनिएगा. Put value of b from first equation and put value of
b cos theta from third equation in the above equation. क्या मतलब है सर इस पूरी कहानी का, ये जो मैंने लिख दिया अंग्रेजी में? What does this mean? तो सर देखो, the first equation that we had was a plus b is equal to 18. तो b को मैं from first equation b is equal to, मैं ऐसे लिख सकता हूँ a minus of 18, ये लिख सकता हूँ b की वैल्यू. और the third equation that you had was a plus b cos theta is equal to 0. तो वो उस इक्वेशन से मैं b cos theta को मैं ऐसे लिख सकता हूँ is equal to minus of a. बेटा सोच के देखो. Yes, sir. Finally, put all these equation in this equation, which is 144 is equal to a square. In place of b, we will write it as a minus of 18 the whole square plus of twice of a as it is, and in place of b cos theta I'll put it as minus of a. ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, जल्दी से नोट करिए. सब b is equals to 18 minus a नहीं होगा. Oh, sorry. It was 18, right? 18 minus of a. Thank you for the rectification. Of course, it would be 18 minus of a. सर यहां तक नोट करिए. Is it done? सब b थोड़ी cos स्पीड अपनी theta is बढ़ाओ. equals to minus a कैसे लिखा आपने? ये ऐसे लिखा बेटे कि a plus b cos theta, we got it as 0, right? See the equation. I'll go to that page where I have see this we have written as a plus b cos theta is equal to 0, right? So if a plus b Yes, cos sir. theta is 0, Janvi, if a plus b cos theta is 0, तो b cos theta would be equal to minus a or not, beta? Yes. That is why I have written b cos theta as equal to minus of a. Yes, Saksham, your answer is correct. हो गया भाई, यहां तक नोट कर लिया आपने, आगे बात करें. Yes, sir. सर यहां तक नोट कर लिया, आगे चलें. सर जल्दी जल्दी बोलो, एक ही क्वेश्चन में पूरा टाइम खत्म हो जाएगा वरना. Yes, sir. ठीक है, अब देखो, अब इसको बस सिंपलीफाई करना है बेटा, सिंपलीफाई करके आंसर निकालना है. एक दो बच्चों ने तो आंसर बता भी दिया है ऑलरेडी, तो चलो हम इसको सिंपलीफाई करते हैं. 144 इज इक्वल टू a स्क्वायर विल बी एज इट इज प्लस ऑफ, यहाँ पर a माइनस b द होल स्क्वायर, इसको देख सकते हो आप. दिस कैन बी seen as a minus b the whole square, means 18 का square, and if you'll take the square of 18, what will it become? 18 का square is 324, right? ठीक है, प्लस ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू 18 इंटू a. ठीक है, और उसके बाद ये कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 2a स्क्वायर. तो a स्क्वायर and this 2a square will cancel out, so this will become 144 minus of 324. If we'll take the difference of 144 and 324, what will it become? So it will become 180 is equal to कितना हो जाएगा? ये 36 multiplied by a, if I'm not wrong. तो a will be equal to what? तो a is equal to 5. If a is equal to 5, b is equal to 18 minus of 5 is equal to 13. This will be your answer. Yes, sir. These will be two values of vectors. One would be 5, another one would be 13. Hurry up. Done, sir.
ओके, चलिए मूविंग ऑन। अब अभी तक जो भी मैंने डिस्कशन किया, एवरी डिस्कशन वाज रिलेटेड टू द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैंने इसमें कोई दूसरा लॉ अभी आपको नहीं समझाया, बट मैंने आपको बोला था कि देयर आर टू, यस Nothing. मैंने आपसे बोला था कि देयर आर टू लॉज फॉर वेक्टर एडिशन, वन इज ट्रायंगल लॉ। तो व्हाट इज द नेक्स्ट? द नेक्स्ट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज कॉल्ड एज पैरेललोग्राम लॉ। दिस इज कॉल्ड एज पैरेललोग्राम लॉ। अब आप पैरेललोग्राम लॉ समझिए। मैं आपको एक बात बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, the only difference between the triangle law and parallelogram law is of arrangement of two vectors. मतलब how you arrange the two vectors, that is the only difference between these two laws, right? There is no other difference. Means what? Sir, क्या कह रहे हो, समझ ही नहीं आया। Sir, देखो, in the triangle law, how did you arrange the two vectors? You arrange the two vectors in head-tail arrangement, if you are getting my point. सर, एक वेक्टर का हेड था, तो वहां पर दूसरे वेक्टर का क्या कोइंसाइड हो रहा था? टेल। और आपने बोला कि वी आर फॉर्मिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल यूजिंग दीज टू वेक्टर्स अरेंज्ड इन सेम ऑर्डर, दैट इज अरेंज्ड इन हेड टेल अरेंजमेंट। मींस आप एक तरीके से ऐसे कह सकते हो कि ट्रायंगल लॉ इज बेसिकली द हेड टेल अरेंजमेंट ऑफ टू वेक्टर्स, राइट? ग्राफिकली अगर हम समझे तो। पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है? पैरेललोग्राम लॉ में ये अरेंजमेंट बदल जाता है। मान लो अगर आपको दो वेक्टर्स हैं, एंड इफ द टू वेक्टर्स आर अरेंज्ड दिस वे सच दैट दे फॉर्म टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, एंड दे टेल कोइंसाइड्स एट अ पॉइंट। मेरी बात समझ रहे हो आप? इसका मतलब क्या है? पैरेललोग्राम लॉ, इन द केस ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, द टेल ऑफ द टू वेक्टर कोइंसाइड्स एट अ पॉइंट। समझ रहे हैं आप? इन ट्रायंगल लॉ व्हाट हैपेंस? हेड एंड टेल कोइंसाइड करता है, और यहां पर जो अरेंजमेंट है वो कैसा है? टेल प्लस टेल का अरेंजमेंट है। शायद आपको मेरी बात समझ में आ रही है। This is tail and tail arrangement. So the only difference between parallelogram law and triangle law is of arrangement and nothing else. ठीक है? पैरेललोग्राम लॉ में क्या करते हैं आप? दो वेक्टर का टेल कोइंसाइड करते हैं। मान लो ये वेक्टर ए है सर, ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल ये थीटा है। तो इस केस में हाउ वी विल गेट द फाइनल रिजल्ट? ठीक है, इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे? तो ज्योमेट्रिकली हम ये कहते हैं कि ड्रॉ अदर टू साइड्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब अगर मैंने ये अपनी तरफ से ड्रॉ कर दिया तो इट शुड आल्सो बी ए, और इसी तरह से अगर मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करूं तो यहाँ पर मुझे एक और साइड ड्रॉ करना पड़ेगा, तो इट शुड आल्सो बी बी। क्लियर है? आई होप मेरी बात सबको समझ में आ रही है। सर क्या हो Yes, गया? sir. ठीक है, मतलब आप पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दीजिए बाय ड्राइंग अदर टू साइड्स, और हमें मालूम है कि पैरेललोग्राम में हमारे जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो दैट इज वाई अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, और ये ए है तो ये भी ए होगा। Yes, तो sir. फाइनली आपसे ये लॉ ये कहता है कि नाउ व्हेन यू विल टेक द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम फ्रॉम टेल साइड्स टू हेड साइड, मतलब या इसको ऐसे कह लो, इफ यू टेक अ वेक्टर along the diagonal from the tail side to the head side, तो ये जो आएगा ये diagonal, this will be called as a resultant, means this diagonal will be equal to the sum of two vectors a and b। ठीक है, अब मैं फिर से पूरी कहानी रिपीट कर रहा हूं, मैं फिर से पूरी बात समझा रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये लॉ ये कहता है सर, पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि अगर आपने दो वेक्टर अरेंज कराए इन द सच दैट कि देयर टेल कोइंसाइड्स एट अ पॉइंट, तो इस केस में if you'll complete the parallelogram, then the diagonal taken from tail side to head side will be equal to the sum of two vectors। प्लीज मुझे ये बताओ, यहां तक क्लियर है? अब Yes, ऐसा sir. क्यों है, मैं रीजन समझाता हूं। अगर आप इस पैरेललोग्राम को हाफ कर दो, मैं समझाता हूं, सुनो। इस लाइन के अबाउट इस पैरेललोग्राम को काट दो, इस लाइन के अबाउट। तो आप अगर इस लाइन के अबाउट काट दो तो आपको यही नहीं दिख रहा है? ये ट्रायंगल ही तो दिख रहा है। देखो ट्रायंगल लग गया या नहीं? Yes, sir. ठीक है, उसी तरह से अगर इसको भी देखोगे, इस ऊपर वाले साइड को, इसको देखो, ठीक है, तो ये ट्रायंगल लॉ ही तो दिख रहा है आपको। इसीलिए आपसे बोला गया कि द डायगोनल शुड बी टेकन फ्रॉम टेल साइड टू हेड साइड। अगर आपने डायगोनल टेल से हेड साइड लिया है तो दोनों पार्ट में आप इंडिविजुअली कह सकते हो कि यू आर डूइंग नथिंग, यू आर जस्ट अप्लाइंग द ट्रायंगल लॉ। सर इज इट क्लियर अलवीरा? Yes, sir, clear. ठीक है, इशिका, यहां तक बात समझ में आई है?
Yes. लिखो, इस लॉ का स्टेटमेंट लिखो, राइट द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, फिर इसमें इसको मैं ड्राइव करता हूँ रिजल्ट। बट फर्स्ट राइट द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। स्टेटमेंट लिखो, इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, if two vectors can be represented by two adjacent sides of a parallelogram, if two vectors can be represented by two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant is completely represented, then their resultant is represented by the diagonal of parallelogram, by the diagonal of parallelogram, drawn from common point. जल्दी लिखिएगा सर, मैं इसको प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ। पहले आप यहाँ तक लिख लीजिए, मैं इसको प्रैक्टिकली पहले समझाऊंगा, उसके बाद मैं इसका रिजल्ट निकालूंगा, ताकि आपको प्रैक्टिकली नॉलेज समझ में आएगी भाई कहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ हम यूज करते हैं। बेसिकली ये अरेंजमेंट ही का चक्कर है और कुछ नहीं है, बाकी चीजें तो सेम है सर। लिख लिया सबने? ओके, I'll wait for a second then. Done, sir. ओके, अब मेरी बात सुनो, इसको ना लॉजिकली मैं समझाता हूँ आपको। पैरेललोग्राम लॉ को लॉजिकली समझो, पहले लॉजिकली समझ लो, फिर तो बाकी चीज मैं बता ही दूंगा। देखो ये आप लोगों ने देखा होगा ना, इसको क्या कहते हैं? ये कोई कुछ अच्छा सा दिख रहा है? Yes, sir. इसको क्या कहते हैं? कैटरपिल्ट कहते हैं क्या? अरे गुलेल। Yes, sir. भाई एक ही बच्ची बोल रही है, बाकी लोग Yes, शांत हो sir. गए। आप Yes, sir. Yes, sir. इसमें कोई ऑब्जेक्ट ऐसा फंसाते हो, पत्थर वत्थर, और इसको पुल करते हो, खींचते हो और उसके बाद छोड़ देते हो, यही तो करते हो आप। अगर ध्यान से देखोगे तो ये रबर होता है ना, ये वाला जो पार्ट है ये, और ये रबर है बेसिकली ना। मैं सिर्फ इस रबर पे बात करना चाहता हूँ। आप जब इसको पुल कर रहे हैं तो मेरी बात समझिएगा जरा सा, कि ये रबर का एक साइड ऐसे और रबर का एक साइड ऐसे। अरे कहाँ चला गया? अरे रबर का एक साइड ऐसे और एक साइड ऐसे, यही तो है। मुझे एक बात बताओ कि जब आप स्टोन को ऐसा पुल करके छोड़ते हो तो स्टोन रबर की डायरेक्शन में भागता है या दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन में भागता है? रिजल्टेंट। आपने स्टोन को इधर जाते हुए दिखेगा क्या आपको, या इधर जाता हुआ दिखेगा? नहीं, आपको स्टोन इन दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन में ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा। पता नहीं सर क्या बोले, समझ ही नहीं आया। एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड टू मी। तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो सर? आप अगर ध्यान से देखो तो आपने स्टोन पे फोर्स लगाया बेसिकली इसको खींचने में, तो इन रिस्पॉन्स रबर पे फोर्स लगेगा इस तरह से, और इन दोनों फोर्स का जो रिजल्ट होगा ना वो इस स्टोन को आगे चलाएगा। तो एक्चुअली में यहाँ पर देखो, अगर मैं इस पूरी चीज को किसी लॉ से रिप्रेजेंट करूं तो मैं पैरेललोग्राम लॉ से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता भाई। यू आर Yes, sir. स्ट्रेचिंग Yes, दीज sir. रबर्स, तो ये फोर्सेस ऐसे ऐसे लगे और इसका जो रिजल्ट आया वो इधर लगा सर, ये एफ नेट। तो इस पूरी कहानी को अगर मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो अल्टीमेटली ये पैरेललोग्राम लॉ ही तो है। Yes, sir. एक और एप्लीकेशन मैं समझाता हूं। आई विल टेल यू वन मोर एप्लीकेशन फॉर दिस। भाई आई कैन नॉट ड्रॉ बर्ड
आई कैन नॉट ड्रॉ बर्ड, बट आपको समझ लेना इस बात को, मान लेना है कि ये बर्ड है, मान लो मुझे, आई कैन नॉट ड्रॉ बर्ड, राइट, दिस इज द बेस्ट बर्ड दैट आई कैन ड्रॉ, ठीक। अब मेरी बात सुनो, हाउ डज बर्ड्स फ्लाई, तो बेसिकली उस चीज को भी वी कैन एक्सप्लेन इट बाय पैरेललोग्राम लॉ। आपने देखा होगा कि व्हेनेवर बर्ड अटेन्स सम हाइट ना, जब भी बर्ड को अपनी ऊंचाई बढ़ानी होती है, हाइट बढ़ाना होता है, तो वो अपने विंग्स को मूव करता है। कभी देखा है बर्ड को उड़ते हुए? ये जो Yes. विंग्स है इसको वो मूव करता है ना, ऊपर नीचे करता है, तो ये हाइट बढ़ती है उसकी। देखो अगर बर्ड एक पर्टिकुलर हाइट पे है और उसी हाइट पे रहना चाहे तो फिर वो विंग को नहीं हिलाता, वो स्टेशनरी कर देता है विंग्स को। बट अगर बर्ड को हाइट अटेन करना होता है तो वो विंग्स को मतलब वो करता है, मूव करता है अपवर्ड डाउनवर्ड। समझ रहे हो या नहीं? Yes, sir. बेसिकली Yes. होता क्या है कि वो जब ये विंग को नीचे करता है, ये अपने विंग्स को नीचे करेगा, तो ये बेसिकली करता यह है कि ये अपने सराउंडिंग एयर पे फोर्स लगाता है। मेरी बात समझना, थोड़ा सा दिमाग खोल लो अगर आपको ये समझना है तो। देखो बेसिकली जब आप का जो ये बर्ड है, जब ये विंग्स को मूव करता है ना, नीचे ऊपर नीचे करता है, तो ये अपने पास वाले एयर पे फोर्स लगाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब विंग ने ऐसे फोर्स लगाया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऐसा समझो। तो जब विंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो आपने इतना तो पढ़ा है क्लास 9th में भी, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। टेल मी यस और नो? Yes, sir. Sir. विंग ने फोर्स लगाया हवा पे, तो बदले में ये जो एयर है ना, वो विंग्स पे फोर्स लगाता है अपवर्ड, ऐसे। क्लियर? तो इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है ना, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट वो इस बर्ड के बॉडी पे एक्ट करता है इस तरह से, ऐसे। ठीक है, ये ऐसे इसका रिजल्टेंट एक्ट करता है, ये नेट फोर्स, और इसीलिए बर्ड ऊपर जा पाता है। पता नहीं क्या बोले, तो मैं दूर दूर तक मेरी बात समझ? Yes, sir. Yes, मतलब sir. हाउ अ फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी ऑफ द बर्ड का एक्सप्लेनेशन है ये, कि बेसिकली बर्ड ने एयर पे फोर्स लगाया बाय मूविंग इट विंग्स, तो बदले में रिजल्ट, अगर एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन भी होगा, तो एयर बदले में ऐसे फोर्स लगाएगा जिसका रिजल्टेंट फोर्स कहाँ लगता है, तो बर्ड की बॉडी पे लगता है। अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मुझे बताओ, प्लीज फ्रैंकली बताना, डिड यू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस पैरेललोग्राम लॉ? Yes, sir. मतलब लॉजिक क्लियर Yes, हो गई कि sir. कैसे, है ना? तो अगर आपको लॉजिक क्लियर है तो नाउ वी आर इन पोजीशन टू ड्राइव द रिजल्ट्स। ठीक है, वो तो मैंने बस लॉजिक क्लियर किया था आपका कि पैरेललोग्राम लॉ आपको दिखता है इन रियल लाइफ, यू कैन ऑब्जर्व दिस लॉ एवरीवेयर वेरेवर यू वांट, राइट? तो अब मैं इस लॉ का रिजल्ट ड्राइव कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। इस लॉ के रिजल्ट को ड्राइव करने के लिए पहले तो मैं इस पॉइंट को मान लूं ओ पी क्यू आर, ऐसा मान लो, नहीं आर नहीं कहेंगे हम इसको, ओ पी ओ ए बी कह लेते हैं, ओ ए, अच्छा वो भी ले रखा है हमने, ए और बी भी ले रखा है, आर का मतलब रिजल्टेंट है, तो इसलिए इसको कुछ और नाम दे देते हैं, X, इसको Y. नाम दे देते हैं ओ, हाँ कुछ नाम दे देंगे अभी, Okay. ठीक है, ओ पी रहने दो इसको, X, Y. क्यू एस कर देते हैं इसको, है ना, आर हटा दिया। अब देखो ये लॉ प्रूफ कर ड्राइव करते हैं रिजल्ट, है ना? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप फिर से वही, आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल जो पढ़ा था ना आपने, आई वुड जस्ट बी डूइंग द सेम जो आपने ट्रायंगल लॉ में करा था। द थिंग दैट यू डिड इन ट्रायंगल लॉ टू ड्राइव द रिजल्ट, द सेम वी विल बी डूइंग हियर टू ड्राइव द रिजल्ट। कैसे? सर, एक्सटेंड ओपी एंड ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट हियर। यहां से यू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, ठीक है? Let's say this perpendicular cuts this extended line at some point m, तो ये obviously it would be a 90 degree। फिर से पूरा रिपीट टेलीकास्ट है सर। देखो इन ट्रायंगल, अब आप ये पूरा ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल कौन सा, OMP, कैन आई क्लेम दैट कि इन दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल कैन आई से दैट कि दिस OQ, ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस होल ट्रायंगल, राइट? Yes, इस sir. पूरे ट्रायंगल में अगर आप देखो तो यू कैन राइट दिस एज OQ का स्क्वायर, OMP नहीं सॉरी OMQ, Mm. OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग बट OM का स्क्वायर प्लस ऑफ MQ का स्क्वायर, मींस इट इज नथिंग बट OQ इज नथिंग बट R
तो r का स्क्वायर, OM कैन बी रिटन एज इक्वल टू a प्लस ऑफ PM, थोड़ा मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, प्लस ऑफ MQ, आई डोंट नो, तो MQ स्क्वायर एज इट इज। मुझे ये बताओ, डिड यू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट इक्वेशन, इज इट सेम और नॉट? Yes, sir. ठीक है, ये एंगल अगर थीटा है यहाँ पर, तो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, पैरेललोग्राम। ये छोटा वाला ट्रायंगल देख लो, ये छोटा वाला ट्रायंगल PMQ, दिस ट्रायंगल, राइट, दिस लेंथ इज B, तो इसमें ये वाला एंगल थीटा है। फिर से अगर मैं साइन थीटा कॉस थीटा लिखूं, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? तो साइन थीटा वुड बी इक्वल टू QM डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज व्हिच इज B। तो QM और MQ वट एवर यू कॉल इट एज, तो QM की वैल्यू कितनी आएगी? B साइन थीटा। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. यहां तक नोट करिए, हरी अप। सर नोट कर लिया हो तो बताइएगा। Wait, sir. ओके Noted, sir. ओके बेटा। अच्छा, in the same way if I find try to find the cos theta in this triangle, ये छोटा वाला triangle मैं ऊपर लिख देता हूँ cos theta, तो this will be equal to base upon hypotenuse, this is PM divided by B, तो this PM can be written as equal to B times of cos theta। ठीक है, तो you got the value of QM or you can call it as MQ। ठीक है, आपको अगर दिक्कत हो कि भाई QM कैसे हो गया, तो इसको MQ कह लो या QM, एक ही बात है। ठीक है, this is B sin theta and this value is equal to cos theta, B cos theta। Now if I'll substitute both the values in this equation, अगर मैं ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दूं, तो व्हाट आई राइट दिस एज r स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b cos थीटा द होल स्क्वायर प्लस ऑफ b sin थीटा द होल स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, शुड आई सॉल्व इट अगेन और कैन आई राइट द रिजल्ट डायरेक्टली? क्या आपको नहीं लगता है इफ आई सॉल्व दिस आई विल गेट अगेन द सेम रिजल्ट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab cos थीटा? Yes, sir. इज इट क्लियर टू ऑल और नॉट? सर अगर कहीं पर भी Yes, रिजल्ट sir. लिखा हुआ है, तो बाय जस्ट सीइंग द रिजल्ट क्या आप कभी ये बता सकते हो कि कौन सा लॉ यूज हुआ है? आप कभी नहीं बता सकते, बिकॉज रिजल्ट ऑफ बोथ इज सेम, वेदर यू यूज द ट्रायंगल लॉ और यू यूज पैरेललोग्राम लॉ, इन दोनों से जो रिजल्ट मिल रहा है आपको, दैट इज सेम, राइट? तो यू कैन नॉट क्लेम कि विच ऑफ द लॉ इज you are using to find the result. By just seeing the result you cannot claim the law, right? तो इसीलिए मैंने आपसे बोला कि the only difference between the triangle law and the parallelogram law is of resultant। ठीक है, किसका डिफरेंस होता है? सिर्फ रिजल्टेंट कह रहा हूं, सिर्फ अरेंजमेंट, राइट? बट लॉ वाइज बोथ आर सेम। अच्छा, सिमिलरली आप यहां पर भी देखो, दिस इज योर रिजल्टेंट एंड दिस रिजल्टेंट मेक सम एंगल अगेन with the horizontal, this will be called as direction। यहाँ पर if you find the value of direction, then also you will get the same value, tan alpha again will be equal to b sin theta upon a plus b cos theta, means you will get the same values for both the magnitude of resultant of two vectors and its direction, the result is same। is it clear? तो by just seeing these results आप कभी नहीं बोल सकते कि आपने कौन सा लॉ यूज करा है। हाँ, by seeing the arrangement आप क्लेम कर सकते हो कि बाय ट्रायंगल लॉ या बाय पैरेललोग्राम लॉ, बट नॉट बाय सीइंग दिस रिजल्ट। क्लियर हो गई बात? तो बोथ द लॉज आर सेम ऑलमोस्ट, सिर्फ अरेंजमेंट क्या है उसका डिफरेंस है। सर सबको क्लियर है? हाँ ना बोलो जल्दी। Yes, sir. ठीक है, मुझे लगता है कि सबको क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं एक आध क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, उसके बाद आगे बात करते हैं। सर एक बार पहले वाली स्क्रीन दिखा दीजिए।
Okay, sir. Okay. अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि Sir, wait. मैं, हाँ बोलो सर, इफ आई रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स लाइक दिस, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यू जस्ट फाइंड द रिजल्ट ऑफ द टू। मैं आपसे बोलूं कि लेट्स से दिस इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3, ठीक है, एंड इट इज एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द x axis, and we have another vector, this has a magnitude, this is b, which has a magnitude of 4, ठीक है, and it is at an angle of, let's say this makes an angle of 120 degree with the same x axis, ठीक है, उसी x के साथ इसका एंगल 120 है और a का एंगल 30 डिग्री है। आपसे मैंने पूछा कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन, अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, these two things I am asking you। पहले तो मुझे ये बताओ, just seeing the diagram, which of the two law will you be using to find the result? अगर मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपसे पूछूं कि कौन सा लॉ यूज करोगे, तो कौन सा लॉ यू विल बी यूजिंग, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ? पैरेललोग्राम। मतलब अगर इफ यू लुक ऑन द लॉ, तो आपको ये मतलब डायग्राम, तो आपको ये दिख रहा है कि सर यहाँ पर दोनों का टेल कौन साइड हो रहा है, Yes, तो sir. means के the law that you will be using here is simply the parallelogram law that you will be using, right? इसका मतलब ये है कि अगर ये मैं पूरा पैरेललोग्राम कंप्लीट करूंगा तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा ये ऐसे, this will give you the value of the resultant, right? ठीक है, मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा, ठीक। अच्छा, बट रिजल्ट अगर मुझे निकालना है तो फॉर्मूला तो वही रहेगा सर, फॉर्मूले में तो कोई इशू नहीं है। फॉर्मूला क्या होगा सर? फॉर्मूला होगा a स्क्वायर विच इज 3 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज 4 स्क्वायर प्लस ऑफ 2 into 3 into 4 into cos theta। what will be the value of cos theta here? theta, याद रखो, theta is the angle between the two vectors। no, 90 degree। it would be 90। कंफ्यूज हो गया ना? आपको एंगल चाहिए बिटवीन द टू वेक्टर्स। देखो, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये 30 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ और ये 120 बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। हमें इन एंगल से मतलब नहीं है, हमें तो इस एंगल से मतलब है जो दो वेक्टर के बीच का एंगल, मतलब ये ए है और ये बी है, तो इन दोनों के बीच जो एंगल है मुझे उससे मतलब है, ए और बी के बीच के एंगल से। समझ में आई बात? ये पैरेललोग्राम में जो टेल्स होते हैं उनके बीच का एंगल होता है, और ट्रायंगल लॉ में एक बार वो बता दीजिए। ट्रायंगल लॉ में भी टेल्स के बीच का एंगल होता है। देखो, अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ दिखा रहा हूँ तो भी यही एंगल को एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स कहेंगे थीटा के लिए कह रहे हैं ना जी। और अगर मैं ट्रायंगल लॉ दिखा रहा हूँ तब भी अगर आप हेड टेल के बीच का एंगल देंगे तो मुझे ये नहीं चाहिए होगा, मुझे ये एंगल चाहिए होगा, ये वाला, ये एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स कहलाएगा। समझे? कंफ्यूज मत हो। ये इसलिए नहीं है, ये थीटा की वैल्यू मैंने इसलिए ऐसे शो नहीं कराई कि आपका जो एंगल है वो बदल गया। हर जगह वेक्टर के बीच का एंगल मतलब, एक मिनट, वेक्टर के बीच का एंगल मतलब एंगल बिटवीन द टेल ऑफ द टू वेक्टर्स। बट यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर जो और पैरेललोग्राम दोनों में होगा, दोनों में होगा बेटा। यहाँ पर जो दो वेक्टर है ना, उसके आपस, उसके बीच कितना एंगल है वो नहीं दिया आपको। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि दिस वेक्टर ए इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स और बी इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। हमें इससे मतलब थोड़ी, हमें मतलब है उस एंगल से जो इन दोनों वेक्टर के बीच का है। तो 120 minus 30 would be 90। Is it clear to you now? Yes, जानवी, अब पूछिए क्या पूछ रही हैं? जानवी पूछो, क्या पूछ रही हो? सर, जब हमने ये इमेजिनरी लाइंस बनाई पूरा करने के लिए पैरेललोग्राम, तो उसको हमने एक और नया रिजल्टेंट क्यों बनाया जो ऑलरेडी बना हुआ था? नहीं, सुन, दैट इज नॉट रिजल्टेंट, दैट इज माय वाई एक्सिस। वो गलती से मैंने उस पे वो लगा दिया। ये वाई है ना, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। दिस इज योर रिजल्टेंट। किसी और को कोई इशू? रिजल्टेंट तो ऐसे भी हो सकता है, वाई एक्सिस से ही जा रहा है उसके टॉप से, तो हो सकता, मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता। तो हमने आपको कैसे अपने पता?
लिया हाँ, आपको उसको। कैसे पता, यस आपको कैसे पता कि ये जो रिजल्टेंट होगा ये ऐसे ही आएगा, ये ऐसे भी हो सकता है, ये तो हमें नहीं पता ना, वो तो हम सॉल्व करके ही बता सकते हैं। समझ आ रही बात? यस सर, तो ये तो डायग्राम तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा ना, इन केस अगर हमें नहीं दे रखा। यस, अगर डायग्रामेटिकली वो क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो डायग्राम दे, ऐसा देगा और क्वेश्चन पूछेगा। ओके बट देखो अल्टीमेटली कहानी है कि जनरली आपको डायग्राम ऐसे गिवन नहीं होगा, स्टेटमेंट गिवन होगा। जैसे अभी क्वेश्चंस आपने करे थे कुछ, ठीक है, तो स्टेटमेंट्स अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वो आपको ये शो करने की जरूरत नहीं है कि विच ऑफ द लॉ यू आर यूजिंग, राइट। उस केस में तो आप डायरेक्टली रिजल्ट यूज करेंगे ना, व्हाई विल यू शो कि विच ऑफ द लॉ यू आर यूजिंग। डिड यू अंडरस्टैंड? यस ओके, तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 प्लस ऑफ 16 दैट वुड बी 25, तो रिजल्टेंट आ जाएगा 5। अब अगर मैं डायरेक्शन निकालूं तो देखो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा, मतलब 4 sin ऑफ 90 डिग्री अपॉन a दैट इज 3 प्लस ऑफ 4 cos ऑफ 90 डिग्री। तो tan ऑफ अल्फा वुड बी इक्वल टू कितना, इट वुड बी इक्वल टू 4/3। व्हाई? Because sin 90 is 1, cos 90 is 0, so I'll be left with only 4/3। ठीक है सर, इज इट क्लियर टू यू नाउ कि क्या है पैरेललोग्राम लॉ? यस सर। सबकी आवाज नहीं आई। यस सर। ठीक है Yes, sir. ओके, तो बेसिकली देखो ओनली अरेंजमेंट डिफरेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर यूजिंग द सेम थिंग, तो इसलिए मैं इस पे और फर्दर क्वेश्चन नहीं ले रहा, ठीक है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन the formula of under root a square plus b square plus 2ab cos theta और tan alpha is equal to b sin theta upon a plus b cos theta। इससे रिलेटेड हम कल भी कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं और आज भी हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिया, तो फर्दर मैं और क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूं। अब हम आगे की बात पे चलते हैं। तो ये तो हो गया सर, दीज आर टू लॉज, राइट। अब एक और पॉइंट समझिए आप, ये दोनों लॉ अगर आप देखो, वेदर इट बी ट्रायंगल लॉ और इट बी पैरेललोग्राम लॉ, बाय बोथ ऑफ दीज लॉज हमने जो वेक्टर ऐड किया है, कितने वेक्टर को हमने ऐड किया है एट ए टाइम, हमने कितना वेक्टर ऐड किया? 2 वेक्टर्स। इसका मतलब ट्रायंगल लॉ एज वेल एज पैरेललोग्राम लॉ कैन गिव यू द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स एट ए टाइम, है ना। यही तो मतलब हुआ कि मैक्सिमम आप 2 वेक्टर को ऐड कर सकते हो यूजिंग द ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। अगर मान लो इफ यू हैव मोर देन 2 वेक्टर्स, अगर आपको 2 वेक्टर से ज्यादा हो कहीं पर भी, तो क्या करेंगे सर? इफ यू हैव मोर देन 2 वेक्टर्स तो क्या करेंगे? ये बात ऐसी है कि मैं आपसे कह रहा हूं सर कि आई एम हैविंग मोर देन 2 वेक्टर्स मींस कि जैसे मान लो इफ यू हैव 2 नंबर्स 2 and 4, तो आप ऐड करके कितना लिखते हो? 6 सिंपली लिखते हो, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इफ यू हैव मोर देन 2 नंबर्स, फॉर एग्जांपल मान लो 2 + 4 + 6 + 8 + 3, ऐसा कुछ मैं नंबर ले लूं, तो हाउ यू यूज टू ऐड दिस? मुझे मालूम है आपको ये सब बच्चों वाली बातें लग रही होंगी, क्योंकि अब आपको ये बहुत अच्छे से आता है, तो आप किसी को भी कहीं से भी शुरू कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। बट जब आपको ये सिखाया गया था, व्हेन यू वर टॉट टू ऐड मोर देन 2 नंबर्स, तो आपको ऐसे बताया गया होगा कि फर्स्ट ऐड दीज 2 नंबर्स, उसका जो सम आएगा ऐड दैट सम विद द थर्ड नंबर, देन फिर उसका जो सम आएगा उसको ऐड करो विद द फोर्थ नंबर एंड सो ऑन। ऐसे ही तो सिखाया होगा ना टीचर ने बचपन में। यस सर। भाई बचपन में तो ऐसे ही सिखाते हैं ना कि 2 और 4 को ऐड करो तो 6 आ गया, 6 को 6 के साथ ऐड करो, यही तो करा होगा। सिमिलरली हमें मालूम है बेटा कि अगर 2 वेक्टर हैं तो हम 2 वेक्टर को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं यूजिंग द ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। अगर मान लो इफ वी विल हैव मोर देन 2 वेक्टर्स तो हम क्या करेंगे? तो क्या आपको एक लॉजिक नहीं आया कि हम 2 वेक्टर को ऐड करेंगे, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा दैट वी विल ऐड विद द थर्ड वेक्टर, फिर जो रिजल्ट आएगा दैट विल ऐड विद द फोर्थ वेक्टर। कुछ हजम हो रहा है? अरे मैं नहीं खेल रहा यार। यस सर। तुम बोलते नहीं। मेरी बात कुछ लॉजिक समझ में आ रही है कि जैसे हम सिंपली जब नंबर को ऐड करते हैं तो वी ऐड फर्स्ट 2 नंबर, देन वी ऐड द रिजल्ट ऑफ दैट 2 नंबर विद द थर्ड वन एंड सो ऑन। वैसे ही अगर इफ यू हैव मोर देन 2 वेक्टर्स तो ऐड एनी 2 वेक्टर, then add the result of these 2 with the third one and so on। तो ये जो रूल है ना to add more than 2 vectors, this rule is called as polygon rule। ठीक है, this is not a law, it's just a rule। ठीक है,
पॉलीगॉन रूल क्या कहता है? ये कहता है कि इफ यू हैव मोर देन 2 वेक्टर्स, फॉर एग्जांपल मान लो बेटा कि मेरे पास एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, आई हैव सम मोर वेक्टर्स, मान लो ये सी है, ये कोई वेक्टर है डी है, कुछ भी है सर, ये एक और वेक्टर है ई है, तो वी आर हैविंग दीज डिफरेंट वेक्टर्स और मुझे इन सबको ऐड करना है। तो पॉलीगॉन रूल ये कहता है, रूल, दिस रूल सिंपली सेज दैट अरेंज द वेक्टर्स इन द सेम ऑर्डर, ठीक है, अरेंज द वेक्टर्स इन द सेम ऑर्डर टू फॉर्म साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन। क्या मतलब हुआ कि आपने ये पहला वेक्टर ले लिया, लेट्स से ये वेक्टर ए, फिर आप दूसरा वेक्टर अरेंज कर दीजिए वेक्टर बी, आप तीसरा वेक्टर अरेंज, सर ऐसे ही क्यों अरेंज करेंगे? सर ऐसे भी अरेंज हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, वो तो सर हमें तब पता चलेगा जब हमें एंगल वैंगल गिवन हो, अभी तो हम सिर्फ रूल सीख रहे हैं, समझ रहे हैं? तो इसलिए हम इसको सिर्फ रूल के अकॉर्डिंग समझो। अब ये मत बोलना कि सर सी को हम ऐसे ही क्यों लगाएंगे, सर ये आपको अभी कोई नहीं बता सकता क्यों, बिकॉज ये तो आपको तब पता चलेगा ना कि सी को कितने एंगल पे लगाना है नहीं लगाना है, जब आपको एंगल्स गिवन होंगे। तो अभी तो हम सिंपली रूल समझ रहे हैं। मेरी बात क्लियर हो रही है सर? Yes, अभी sir. हम जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द रूल, तो इसलिए वी डोंट केयर कि कितने एंगल पे हमने लगाया, कैसे लगाया, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूल। रूल कहता है कि अरेंज द वेक्टर्स इन द सेम ऑर्डर टू फॉर्म साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन। मान लो ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, दीज आर द साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन, राइट? अब रूल का सेकंड स्टेटमेंट सुनना। नाउ द फाइनल वेक्टर टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर एंड क्लोजिंग द पॉलीगॉन, ये सारे वेक्टर को आपने अरेंज किया टू फॉर्म द साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन। अब आप एक वेक्टर लीजिए जिससे आप इस पॉलीगॉन को क्लोज करेंगे, तो दिस वेक्टर वुड बी कॉल्ड एज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स। पता नहीं क्या बोल रहा है ये, पहले मुझे ये बताओ, डिड यू अंडरस्टैंड द रूल? Yes, sir. कि you arrange all the vectors to form the sides of a polygon, then the last vector taken in the opposite order and closing the polygon will be equal to the sum of all the vectors. मतलब resultant R is basically the sum of A, B, C, D and E. But how to find this magnitude of this, तो वो अभी हम सीखेंगे। बट पहले मेरा ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया कि आप सारे वेक्टर्स को अरेंज करिए टू फॉर्म द साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन, then in that case the final vector taken in opposite order and closing the polygon will be equal to the sum of all the vectors. सर पहले ये बताओ क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes. सर मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट नोट करो, फिर मैं मेथड सिखाता हूँ क्या क्या मतलब हुआ इसका। पहले तो स्टेटमेंट लिखो, अरेंज ऑल द वेक्टर्स इन सेम ऑर्डर to form sides of a polygon then the vector taken in opposite order and closing the polygon will be the resultant of all the vectors. You please note it down till here. उसके बाद मैं फर्दर इसको और एक्सप्लेन करता हूँ।
हो गया सर? Yes, sir. Sir, if you have understood the statement, now try to understand how we will apply this rule. तो बेसिकली करना कुछ नहीं है, A और B है, ये दो वेक्टर, इन दोनों वेक्टर को का सम, इन दोनों वेक्टर का सम अगर हम ले लें बाय ट्रायंगल लॉ, तो ये एक रिजल्टेंट आएगा, मान लो इसको R1 कह लिया. नाउ वंस वी गेट द रिजल्टेंट ऑफ A एंड B, अब इस रिजल्टेंट को आप किसके साथ ऐड कर दो, तो ऐड दिस रिजल्टेंट विथ C, मतलब इस रिजल्टेंट और C को ऐड कर दो, तो एक और रिजल्टेंट आपको मिलेगा, मान लो इसको R2 कह लेते हैं. अब वंस यू हैव गॉट दिस R2, अब इस R2 को किसके साथ ऐड करेंगे हम, D के साथ. ठीक है, R2 एंड D, आई विल गेट सम अनदर रिजल्टेंट व्हिच इज R3. अब ये जब R3 को E के साथ ऐड करेंगे तो फाइनल हमें रिजल्ट मिलेगा. ठीक है, इसका मतलब कीप एडिंग द वेक्टर्स टिल यू गेट द फाइनल रिजल्ट. ठीक है, अब इस बात को समझने के लिए, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, बेसिकली आप ट्रायंगल लॉ ही यूज कर रहे हो, यू आर बेसिकली यूजिंग द ट्रायंगल लॉ, बट आप बार बार यूज कर रहे हो, बस यही फर्क है. भाई आपने पहले दो वेक्टर को ऐड किया, जो रिजल्ट आया उसको थर्ड वेक्टर के साथ ऐड करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको फोर्थ वेक्टर के साथ ऐड करेंगे, एंड यू विल कंटिन्यू टू डू दैट टिल यू गेट द फाइनल रिजल्ट. टेल मी यस और नो, सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. जैसे मान लो, अब इसको समझाने के लिए मैं आपसे ये कह लेता हूँ कि जैसे मान लो मैं आपको एक डायग्राम आपको देता हूँ और उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको. जैसे एक डायग्राम है, बेसिकली डायग्रामेटिकली एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि सर ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे. मैंने डायग्राम डायरेक्टली दे दिया आपको कि ये ऐसे, सर ये ऐसे, और ये यहाँ तक. ठीक है, ये वेक्टर्स हैं और मैं आपको कुछ वैल्यूज भी दूंगा इसकी. ये वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर मान लो कि इस वेक्टर की वैल्यू लेट्स से 500. ठीक है, ये भी 5, ये 500, सर ये भी 500, ये भी 500. ऑल द वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 500. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे O, ये P, ये Q, ये R, ये S, ये T. ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट विल बी द रिजल्ट. ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? व्हाट विल बी द रिजल्ट, है ना? रिजल्टेंट मुझे चाहिए. कहाँ कहाँ पर मुझे रिजल्टेंट चाहिए मैं बताता हूँ आपको. आई वांट द रिजल्टेंट ऑफ OP एंड PQ. आई वांट द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स. मतलब मैं आपको लिख देता हूँ, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ OP, PQ एंड QR. मतलब इन तीनों वेक्टर को मुझे ऐड करना है, ये वाला, ये वाला, ये वाला. पहले 3 को ऐड करके सीखो. समझ गए हो? क्वेश्चन सबको क्लियर है क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि यहाँ पर मुझे एक और इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, तभी आप कर पाएंगे. ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये वाला एंगल भी सर 60 डिग्री है, ये वाला एंगल भी सर 60 डिग्री है. एवरी एंगल एवरीवेयर इज 60 डिग्री. ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है. ये भी एक इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको क्वेश्चन में दे दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ विल यू ऐड फर्स्ट 3 वेक्टर्स? ठीक है भाई. इशिका, कैन यू प्लीज टेल मी हाउ शुड आई प्रोसीड? So first we join O to Yes, first we will find the sum of OP and PQ. मतलब इन दोनों को पहले ऐड करो. फॉरगेट द अदर वेक्टर्स, पहले इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को. ठीक है, यूजिंग द फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला? वही √a² + b² + 2ab cos थीटा. ठीक है बेटे? Yes, sir. यार समझ नहीं आया तो प्लीज बताइए भाई. सबको क्लियर है? पहले हम किसको ऐड कर लें? OP और PQ को. मैं मान लो इसको रिजल्टेंट Sir? R1 कह लेता हूँ. हाँ बेटा बोलो. एक्सक्यूज मी सर, ये 60 या कैसे आया? ये आया नहीं, ये मैंने क्वेश्चन का पार्ट है. अच्छा, ओके. ठीक है, ये आया नहीं है, ये क्वेश्चन का पार्ट है जो मैं आपको कह रहा हूँ, है ना?
ओके तो ओपी और पीक्यू को तो मैं पहले ऐड करके दिखाता हूं आपको। इन दोनों को ऐड करेंगे तो R1 जिसको मैंने कहा है दैट वुड बी रिटन एज इक्वल टू 500 स्क्वायर Sir, please प्लस show ऑफ the 5। previous slide. एक मिनट मैं जा रहा हूं प्रीवियस पे, आई विल गो बैक टू द प्रीवियस, डोंट वरी, जस्ट गिव मी अ मिनट। 500 बेटा इस पे देखो, ये दो वेक्टर्स हैं, एक है 500 दूसरा भी 500। एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर? ये वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स? 60. सर ये हेक्सागन है तो फिर ऑफ कोर्स इट इज 60 राइट, वो तो गिवन है ना, साफ साफ दिखा रहा है कि यहाँ पर ये वाला एंगल इज 60 और यही एंगल तो दोनों के टेल के बीच का एंगल होगा। अरे सबको क्लियर है बेटा? यस सर, ओके। ठीक है, तो R1 तो अल्टीमेटली ये 60 ही है ना बेटा, क्योंकि ये तो मैंने ऑलरेडी दे रखा है आपको, और यही दोनों के टेल के बीच का एंगल है। महोना हो लेकिन गया? सर जो हमारा हाँ बोलो। एंगल होगा वो तो QOP होगा ना? QOP ये वाला, ये एंगल कह रही है? नहीं नहीं, यहाँ अच्छा पे ये एंगल O का के पास। बेटा, ये डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन का एंगल होता है। अच्छा, इस एंगल को अल्फा कहते हैं ना, ये अल्फा कहते हैं ना। ये अल्फा होता क्या है? ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताता है। दो वेक्टर के बीच एंगल जो होता है वो क्या होता है? तो दोनों के टेल के बीच का एंगल। ओके, ठीक है, टेल ठीक के है, बीच का। तो ये 50-50 यहाँ क्या लिखेंगे आप? तो यहाँ आप फर्दर आगे इसके लिखेंगे cos 60। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखो R1 इज इक्वल टू बेटा 500 स्क्वायर प्लस ऑफ 500 स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू 500 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। ठीक है, cos 60 इज 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो R1 की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 500 कॉमन निकाल लो, 500√3 आएगी या नहीं R1? यस सर। देख लो सर भाई, सब यहां तक नोट कर लीजिएगा पहले। और थोड़ी जल्दी करिएगा अब। डन सर। ओके, Yes, sir. मूविंग ऑन। ओके बेटा, मूविंग ऑन, ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। अब मैं इस R1 को किसके साथ ऐड करूं? इस 500 के साथ। R1 हमारा कितना है? 500√3। इसको अब इसके साथ ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट मिलेगा और इसी का नाम हमारा R2 होगा। मतलब हम फाइनली अब ये इस वाले को R1 को किसके साथ ऐड करते हैं? इस 500 के साथ। तो हमें इन तीनों वेक्टर का सम पता चल जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. सर इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द 3 वेक्टर्स, तो हमने किया क्या? पहले हमने दोनों वेक्टर को ऐड किया तो इस दोनों का एक सम आया। अब इस दो वेक्टर के सम को मैं तीसरे के साथ ऐड कर दूं तो तीनों वेक्टर का सम निकल जाएगा। समझे? पहले यहां तक बोलो, पहले अभी सॉल्व करूंगा Yes, मैं, sir. पहले यहां तक सब समझे। अब एक Yes. चीज और देखो, ये दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, कौन कौन सा दो वेक्टर है ध्यान से देखिएगा। ये एक R1 को ऐड कर रहे हैं किसके साथ? 500 के साथ। तो इन दोनों के बीच का एंगल R1 की ये डायरेक्शन है, और ये जो तीसरा वेक्टर जिसके साथ हम इसको ऐड कर रहे हैं वो ये है। तो इन दोनों के बीच का एंगल 60 होगा या कुछ और है? कौन 90। देख के मुझे बताएगा? 60 से ज्यादा ही होगा सर। हाँ। हाँ, तो वो होगा कितना? अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल 120 है बेटे, ये वाला एंगल सर 60 होगा सर, ये वाला एंगल भी 60 होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा ना ये, क्योंकि sir. ये वाला भी 500 है और ये भी 500 है, तो ये भी 60, तो ये भी 60। इसका मतलब इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल ये कितना होगा? ये भी 60 होगा, है ना? तो इसका मतलब और इन दोनों वेक्टर के 120 बीच, होगा। यस, एंगल बिटवीन, मैं लिख देता हूं, एंगल बिटवीन R1 एंड QR इज 120 डिग्री। क्लियर हो गया? तो अब फिर से फॉर्मूला लगा दो आप, R2 निकालना है तो आप फिर से फॉर्मूला लगा दो, 500 स्क्वायर प्लस ऑफ 500√3 का स्क्वायर प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ 500 into 500√3 multiplied by cos 120 degree।
Sir, can you please explain 60 कहाँ से आया? अच्छा, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। बाकी लोग ये अगर समझ गए तो मैं आपको एक बात बता दूं बाकियों को कि cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है, तो आप फर्दर सॉल्व करके देखिए कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, जिसको नहीं समझ में आया वो सुने। पहली बात बेटे, ये जो एंगल मैं निकाल रहा हूँ वो पहले तो ये समझो, ये लेंथ 500 है, ये लेंथ भी 500 है, ठीक है। ये एंगल 120 होगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा छोटी? Yes, sir. तो ये वाला और ये वाला एंगल दोनों 60-60 होगा, बिकॉज एक ट्राइंगल का तीनों सम ऑफ तीनों एंगल शुड बी इक्वल टू 180। तो इफ इट इज 120 तो इट शुड बी 60, इट शुड आल्सो बी 60। और ये दोनों एंगल इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है। यहाँ तक क्लियर है? But sir, it's exceeding 180. यस। नाउ Should be 30, इफ यू आर 30. why it would be 30-30? Yes, sir, if we add 60, 60 and 120, it's exceeding 180. I am not getting you, please repeat. Sir, it's exceeding 180, na? The entire How sum. it is exceeding? How it is exceeding 180? Which triangle I am talking about? Can you see that? This is the triangle. OPQ. This angle is 120. This is 60. This is 60. The sum of all these three angles is coming out to be 180. Sir, it's more than 180. Arey, 120. Oh, yes. Yes. It should be 30. My mistake. I was committing a blunder here. Sorry, my mistake. भाई ये 30-30 हो, not it is not 60-60, it is 30-30. Sorry, it was my mistake. Okay, anyways, ये 30 ये 30, so this will not be 60, it would be 30. So this will be 90. Now is it correct? Yes, sir. Thanks for your rectification. I was committing mistake here. Anyways, so this will be cos of 90. अब इसको solve कर लो जो भी आ जाए. अब मुझे ये बताइए, मेथड क्लियर हो गया आप लोगों को? Yes, sir. अब अगर मुझसे फर्दर और कोई कहता कि फर्दर और भी आगे ऐड करो, तो मैं क्या करता? R2 को मैं इस 500 के साथ फिर ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो इन 4 वेक्टर का सम आ जाएगा। फिर वो जो सम आएगा उसको अगर मैं फिर 500 के साथ फिर फर्दर ऐड कर दूं तो मुझे सारे वेक्टर का सम आ जाएगा। तो बाकी अब आप ऐड कर लेना, ठीक है। ये मेथड सबको क्लियर होना चाहिए। यस सेक्शन, इट वुड बी जो भी आंसर आ रहा है, इट वुड बी 500 स्क्वायर रूट 3। तो इसका अगर आप फाइनल आंसर निकालोगे तो ये पूरा टर्म जो होगा, ये पूरा टर्म इट विल बिकम 0। और इन दोनों में मैं 500 को कॉमन निकाल सकता हूँ। ये 1 प्लस ऑफ रूट 3 का स्क्वायर विल बी 3। तो दिस कैन बी रिटन एज 500 मल्टीप्लाइड बाय 2. दिस विल बी इक्वल टू 1000. दिस विल बी योर आंसर। Yes, sir. ठीक है मौना, इज इट क्लियर नाउ हाउ टू अप्लाई द पॉलीगॉन रूल? Yes, sir. Okay, so that is all for today. Rest we'll discuss tomorrow. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay.